हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिमांड फॉर मनी की अप्रोच लेके आया हूँ, जिसको क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है। क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल व्यूज़ अबाउट डिमांड फॉर मनी कि डिमांड फॉर मनी के बारे में क्लासिकल्स का क्या कहना था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या क्लासिकल थ्योरीज इसके बारे में क्या कहती हैं। ठीक है, बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी इसमें डाली हुई है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स डिड नॉट एक्सप्लिसिटली फॉर्मुलेट डिमांड फॉर मनी थ्योरी बट देयर व्यूज़ आर इनहेरेंट इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उन्होंने डायरेक्टली जो है डिमांड फॉर मनी के बारे में नहीं बताया, मगर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए डिमांड फॉर मनी के। दे एम्फेसाइज द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को वेलोसिटी ऑफ मनी के साथ रिलेट कर दिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी मतलब जो भी हम रोज़मर्रा के खर्चे के लिए हमें पैसा चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ मनी होता है कि पैसा कितनी तेज़ी से इकोनॉमी में घूम रहा है, हाउ फास्ट मनी एक्सचेंज हैंड्स। दिस इज़ बिकॉज मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उनका ये मानना था कि मनी का मेन काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मनी के थ्रू ही हम जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन फिशर्स इक्वेशन, उन्होंने फिशर्स इक्वेशन जो दी mv इज इक्वल्स टू pt, फर्दर भी उन्होंने डेवलप किया कि mv इसको इस तरीके से भी उन्होंने बाद में लिखा m डैश v डैश प्लस mv इज इक्वल्स टू pt। ये m डैश v डैश हो गया जो बैंक मनी या क्रेडिट क्रिएशन वाला मनी है। ठीक है, उसको m डैश मतलब मनी सप्लाई बाय क्रेडिट मनी और v डैश मतलब वेलोसिटी ऑफ बैंक मनी, वो भी फर्दर फॉर्मुलेट की थी उन्होंने डेफिनेशन अपनी। मगर हम प्रॉपर यहाँ पे क्वांटिटी थ्योरी तो डिस्कस कर नहीं रहे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आपने पेपर में लिखना है जैसे वेयर m इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, पैसा कितनी तेज़ी से घुमा, और p इज़ द प्राइस लेवल एंड t इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी। तो ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई हैं वो सारी की सारी आ गई। तो बेसिकली ये जो mv साइड है ये सप्लाई ऑफ मनी को दिखाती है और pt साइड डिमांड फॉर मनी को दिखाती है। तो क्लासिकल्स कहते हैं डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी हमेशा बराबर रहते हैं। द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो कि pt है, दैट रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर मनी विच इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन कितना खर्चा किया t टू बी अंडरटेकन इन द इकोनॉमी एंड इज इक्वल टू द कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ दोज ट्रांजेक्शन। सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया है कि जो पी टी है ये साइड डिमांड फॉर मनी है, ये हो गया प्राइस और ये हो गया ट्रांजेक्शन्स जो भी आपने खर्चा किया है। और अगर हम ट्रांजेक्शन्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को कांस्टेंट मान लेते हैं और यहाँ पे इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं, तो m और जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी है और ये जो p है इसका डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, mv रिप्रेजेंट्स द सप्लाई ऑफ मनी विच इज़ गिवन and in equilibrium equals to the demand for money, thus the equation becomes mv is equal to pt। तो ये बताया कि mv जो है वो m मनी सप्लाई हो गया, v वेलोसिटी हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो सप्लाई ऑफ मनी आ जाता है और ये हमेशा डिमांड फॉर मनी के बराबर रहेंगे, तो mv is equal to pt होगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, तो बाद में क्रिटिसिज्म भी करेंगे इसको। दिस ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इन टर्न इज डिटर्मिन्ड बाय द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो ये बताया गया है, क्लासिकल्स कहते थे कि ये जो डिमांड फॉर मनी, जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, ये डिटर्मिन्ड होती है, किससे डिटर्मिन होती है, इन टर्न ये डिटर्मिन्ड बाय द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा उससे डिटर्मिन होगी। तो आपको पता है ना, क्लासिकल सारे के सारे फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जाते थे। ठीक है, दिस इज बिकॉज द क्लासिस्ट, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिस्ट्स बिलीव्ड इन सेज लॉ वेयर बाय द सप्लाई क्रिएटेड इट्स ओन डिमांड एज्यूमिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। तो सारे के सारे क्लासिकल्स यही मान के चलते थे कि सेज लॉ ऑपरेट करता है और डिमांड सप्लाई अपने आप को बराबर कर देती है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट रहती है, तो इकॉनमी अपने आप को फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही ला के छोड़ती है। दस द डिमांड फॉर मनी इन फिशर्स अप्रोच इज अ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ऑफ द लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच इन टर्न bears a constant relationship between the level of national income। तो फिशर्स की थ्योरी में जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है किसका, ट्रांजेक्शन्स का, मतलब टी कांस्टेंट मान लेते हैं और वहाँ से वी भी कांस्टेंट मान लेते हैं, तो एम और पी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वही बात बार बार घुमा के बताई जा रहे हैं। फर्दर द डिमांड फॉर मनी इज लिंक्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड गोइंग ऑन इन एन इकॉनमी एट अ टाइम। तो फर्दर अगर हम देखें डिमांड फॉर मनी किससे लिंक किया गया कि इकॉनमी में कितना ट्रेड चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या है, पैसा कितनी तेज़ी से घूम रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कितने खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। Thus, its underlying assumption
इज़ दैट पीपल होल्ड मनी टू बाय गुड्स। तो ओवरऑल इस पूरी की पूरी थ्योरी का ये मानना है कि लोग अपने पास पैसा रखते हैं क्योंकि उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है, तो बाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। बट पीपल ऑल्सो होल्ड मनी फॉर अदर रीजन सच एज अर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टू प्रोवाइड अगेंस्ट अनफोर्सिन इवेंट्स। मगर असल ज़िंदगी में देखा जाए तो लोग अपने पास पैसा इसलिए भी रखते हैं ताकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सके या फिर कोई भी एमरजेंसी आए तो उससे डील कर सके। It is therefore not possible to say that v मतलब velocity of money remains constant when m is changed। तो m को चेंज करेंगे तो v भी तो चेंज होगा ना। The most important thing about money in Fisher's theory is that it is transferable। तो ये जो फिशर्स की थ्योरी है इसमें ये मानते रहते हैं कि ये ट्रांसफरेबल है, एम और वी में हल्का फुल्का हम चेंज कर पाएंगे, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन फुली वाई पीपल होल्ड मनी। बट ये थ्योरी फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि लोग होल्ड क्यों करते हैं मनी। ये सिर्फ ये कहती है कि भाई लोगों को ट्रांजैक्शंस करनी है। इट डज नॉट क्लैरिफाई वेदर टू इंक्लूड एज मनी सच आइटम्स एज टाइम डिपॉजिट्स, के मनी के अंदर टाइम डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स भी डालें दैट आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल टू पे फॉर डेट विदाउट फर्स्ट बीइंग कन्वर्टेड इनटू करेंसी। तो सिंपल वर्ड्स में वो कैश को ज़्यादा फोकस कर रहा है, हाई पावर्ड मनी को ज़्यादा फोकस कर रहा है, बल्कि जो नियर मनी एसेट्स हैं या फिर जो सेविंग या फिर टाइम डिपॉजिट्स हैं उनको इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहा। इट वॉज द कैम्ब्रिज cash balances approach which raised a further question, that is why do people actually want to hold their assets in the form of money। सारे के सारे लोग अपने जो assets हैं उनको मनी की फॉर्म में ही क्यों रखेंगे। with larger income people want to make larger volume of transactions and that larger cash balances will therefore be demanded। लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। ऐसा कहना था जो पोस्ट जो क्या कहते हैं कैम्ब्रिज इक्वेशन लेके आए थे, जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे, उनका ऐसा मानना था। तो क्वांटिटी थ्योरी का जो एक स्टेप ऊपर है वो कैम्ब्रिज इक्वेशंस मानी जाती हैं। इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक फुल लेंथ वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है अगर आपको पढ़नी है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। द कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है वो क्या कहती थी, वो कहती थी मनी डिमांड, एम डी मतलब डिमांड फॉर मनी, इज इक्वल्स टू के पी वाई, वेयर एम डी इज द demand for money which must equal to the supply of money in equilibrium in the economy। और ये जो small k है ये क्या है, it is the fraction of real money income py which people wish to hold in cash and demand deposits or the ratio of money stock इन द मनी स्टॉक टू इनकम। सिंपल वर्ड्स में के क्या होता है, आपकी तनख्वाह का वो हिस्सा जो कि आप कैश में रखना चाहते हो, ठीक है। पी इज़ द प्राइस लेवल और वाई जो है आपकी एग्रीगेट रियल इनकम है। तो सिंपल वर्ड्स में मनी डिमांड इज इक्वल्स टू के proportion of py, very important thing, ठीक है। This equation tells us that other things being equal या constant, the demand for money in normal terms would be proportional to the nominal level of income for each individual and hence for the aggregate economy as well। तो इसमें इसी बात पे फोकस किया गया है कि मनी की डिमांड के प्रपोर्शन ऑफ पी वाई पे डिपेंड करती है और ये एक दूसरे के प्रपोर्शनल होगी, चाहे आप इंडिविजुअल की बात करो चाहे आप पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करो। अब इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, थोड़ा बहुत इसकी क्रिटिसिज्म। दिस अप्रोच इंक्लूड्स टाइम एंड सेविंग डिपॉजिट्स एंड अदर कन्वर्टेबल फंड्स इनटू डिमांड फॉर मनी। ये जो है ये अप्रोच ने जो कैम्ब्रिज इक्वेशन जो लास्ट में है ये क्वांटिटी थ्योरी वालों की, उन्होंने कहा कि भाई सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को भी डालेंगे डिमांड फॉर मनी के अंदर। इट ऑल्सो स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स दैट मेक मोर और लेस यूजफुल सच एज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इट, अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। यहाँ फ्यूचर लिखना था, मैंने फर्दर लिख दिया, ठीक है। अनसर्टेनिटी है जो फ्यूचर के हिसाब से एंड सो ऑन, ये सारे फैक्टर्स इन्होंने क्या किए डाल के जो है पूरी इक्वेशन बना दी है। बट ये मोर और लेस यूजफुल है अगर इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बट इट सेज लिटिल अबाउट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप दैट वन एक्सपेक्ट्स टू प्रिवेल बिटवीन इट्स वेरिएबल्स एंड it does not say too much about which one might be important। इन्होंने इतने सारे जो वेरिएबल्स हैं एम के वाई, इन्होंने ये आपस में तो बताया नहीं कि मनी डिमांड और के का क्या रिलेशन है, या फिर के और पी का क्या रिलेशन है, या फिर वाई और के का क्या रिलेशन है। आपस में जो डिटर्मिनेंट्स हैं और जो फैक्टर्स हैं और जो कंपोनेंट्स हैं उनके रिलेशनशिप अच्छे से डिस्कस नहीं किए। वन ऑफ इट्स मेजर क्रिटिसिजम्स अराइजेज फ्रॉम द नेग्लेक्ट ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। इन्होंने मनी की जो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी है उसको तो डिस्कस ही नहीं किया, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को ही डिस्कस करते रहे। द क्लासिसिस्ट्स
emphasized only the medium of exchange function of money, which simply acted as a go between to facilitate buying and selling. सिंपल वर्ड्स में इन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज को जोर दिया, जो कि ये कहता है कि सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करते रहो, खरीदते रहो, बेचते रहो, मनी का सिर्फ एक ही काम है. फॉर देम मनी परफॉर्म्ड अ न्यूट्रल रोल इन द इकॉनमी. तो पूरे के पूरे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो यही मानते हैं कि मनी का जो रोल है वो काफ़ी न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है. इट वॉज बैरन एंड वुड नॉट मल्टीप्लाई इफ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ. तो अगर वेल्थ की फॉर्म में मनी को स्टोर कर दिया तो ये एक टाइप का बैरन एसेट होगा और ये मल्टीप्लाई नहीं होगा. दिस वॉज एन एनॉर्मस व्यू बिकॉज मनी द एसेट फंक्शन when it is transformed into other forms of assets like bills, equities, debentures, real estate, etc. तो तभी तो काम करेगा ना, वो पैसे को घुमाएंगे तभी तो पैसा बढ़ेगा. अगर पैसे को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह स्टोर करके रख देंगे तो कोई काम नहीं बनेगा. द नेग्लेक्ट ऑफ द एसेट फंक्शन ऑफ मनी वॉज द मेजर वीकनेस ऑफ द क्लासिकल अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी. मनी की जो डिमांड है, जो डिमांड फॉर मनी अप्रोच है क्लासिकल्स की, इसमें सबसे ज़्यादा जो खामी यही रही है कि मनी को एज अ एसेट फंक्शन इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाया गया. मनी का सिर्फ एक ही रखा कि भाई तुम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इसको यूज़ करो. तो ये थी इसकी क्रिटिसिज्म और ये था क्लासिकल डिमांड फॉर मनी फंक्शन क्या होता है और इसके बारे में पूरा डिटेल. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बॉमल एंड टॉबिन अप्रोच क्या कहती है डिमांड फॉर मनी के लिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.